हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। आज हम अपने केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का थर्ड लेक्चर है। अगर आपने इससे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर के दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर उन दोनों लेक्चर्स को पहले देख लीजिए। तो हम अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले उस टॉपिक को आगे प्रोसीड करते हैं, जिसका आज का टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। देखिए, लेक्चर सेकंड में हम लोगों ने देखा था कि कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट की मदद से ही जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। और अब क्योंकि आपको पता है एटम के पास इलेक्ट्रॉन होता है, तो उस इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बिहाफ पर हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को क्लियरली समझ सकते हैं। कैसे, तो ज़रा देखा जाए। आप कैथोड रे एक्सपेरिमेंट एपरेटस पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। उसी एपरेटस को हम लोग एक बार और बना लेते हैं। आप एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के लिए जो एपरेटस यूज़ करते हैं वो होता है एक डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में हम दो मेटालिक प्लेट्स ले लेते हैं और उन दोनों मेटालिक प्लेट्स को किसी एक हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। आप यहाँ पर एक हाई वोल्टेज सोर्स ले सकते हैं और हाई वोल्टेज सोर्स में आपका एक टर्मिनल क्या होगा, पॉजिटिव, और एक टर्मिनल होगा निगेटिव। तो हमने इस टर्मिनल को पॉजिटिव रखा है और इस टर्मिनल को निगेटिव। ये प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो ये पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर करेगा, और ये प्लेट निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो ये निगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। हमने देखा था कि निगेटिव चार्ज एक्वायर करने वाले प्लेट को हम कैथोड कहते हैं, और जो प्लेट पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है उसे क्या कहा जाता है, एनोड कहा जाता है। ये एपरेटस हमारे पास है और हमने इस एपरेटस में ये देखा था कि जैसे ही हम यहाँ पर की को ऑन करते हैं, आप यहाँ पर एक की लगा लें ताकि आप अपने मन मुताबिक इस एपरेटस को कंट्रोल कर सकें। आप यहाँ पर इस की को जैसे ही ऑन करेंगे आप पाएंगे कि कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट्स की ओर आपको एक रेज जाते हुए नज़र आती हैं, जिनको कैथोड रेज कहा गया, क्योंकि ये कैथोड प्लेट से क्या हुई हैं, डेवलप हुई हैं। यहाँ तक की बात हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके थे। अब हमें ये समझना है कि कैथोड रेज जनरेट क्यों होते हैं या क्यों दिखाई पड़ते हैं। तो देखिए, जे थॉमसन ने बताया कि आपके जो मैटर्स होते हैं वो एटम से बने होते हैं और एटम में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। देखिए, जे थॉमसन के मॉडल में अभी तक सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की ही डिस्कवरी हो पाई है। उन्होंने इलेक्ट्रॉन के अलावा एटम का जो भी बचा हुआ पार्ट था उसको एज अ पॉजिटिव मास कंसिडर किया था। अभी जे थॉमसन के मॉडल के पास ये बिल्कुल भी जानकारी अवेलेबल नहीं है कि आपके एटम के अंदर प्रोटॉन्स जैसे पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स यानी कि सब पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं और न्यूट्रॉन जैसा एक न्यूट्रल कंपाउंड भी प्रेजेंट है। तो हम सिर्फ यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन वाले नॉलेज से इस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, आपके इस प्लेट का जो मटेरियल होगा वो भी एटम से मिलकर बना होगा। हम यहाँ पर इस प्लेट के एक एटम के स्ट्रक्चर को बना लेते हैं और उस एटम के अंदर कौन होंगे, निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन यहाँ पर कौन सा चार्ज पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के अलावा आपके एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है। देखिए, इसके बाद हम जे थॉमसन का मॉडल देखेंगे और उस मॉडल में समझेंगे कि कैसे उन्होंने इस पॉजिटिव चार्ज के कंसेप्ट को लिया है। लेकिन अभी इस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए आपको ये चीज़ थोड़ा यहाँ पर मानना पड़ेगा। आप ये अभी मानकर चलिए कि इलेक्ट्रॉन के अलावा एटम में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है। यानी कि यहाँ पर जो मटेरियल है आपका जिसका कैथोड बना हुआ है, ये कैथोड वाला प्लेट भी ऐसे ही मटेरियल से बना होगा, ऐसे ही एटम से बना होगा। आप जैसे ही हाई वोल्टेज लगाते हैं, आप यहाँ देखते हैं कि इस प्लेट पर कैसा चार्ज एक्वायर हो जाता है, पॉजिटिव। और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज प्लेट पर है और इलेक्ट्रॉन्स पर निगेटिव चार्ज हैं, तो आपके प्लेट का पॉजिटिव चार्ज यहाँ के मटेरियल में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स के निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। यानी कि आप अगर यहाँ समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर इस मटेरियल के अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स, मैं थोड़ा बाहर बनाकर दिखा दे रहा हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे
इन इलेक्ट्रॉन्स पर वो पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ क्या लगा रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होगा, यानी कि इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ वो खींचना चाह रहा होगा और खींचकर अपनी तरफ ले जाना चाह रहा होगा। ठीक, तो अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये इलेक्ट्रॉन्स अगर इस प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो इनका मूवमेंट वहाँ हो सकता है, लेकिन ये मूवमेंट इतना भी ईजी नहीं है। क्यों ईजी नहीं है? क्योंकि अगर वहाँ का एक पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉनों को बुला रहा है तो इन इलेक्ट्रॉनों को जिन लोगों ने अपने पास रख रखा है या जिन लोगों ने अपने पास सेव कर रखा है वो भी तो पॉजिटिव चार्ज वाले लोग ही हैं, यानी कि एटम का पॉजिटिव चार्ज भी तो इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा होगा। यहाँ पर बैठे हुए एटम्स अपने पॉजिटिव चार्ज की मदद से इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास क्या रख रहे होंगे, इकट्ठा रख रहे होंगे, लेकिन आपने सामने से एक पॉजिटिव चार्ज दिया है जो इनके ऊपर अपना एक फोर्स लगाना शुरू कर रहा है। आप ऐसा इमेजिन करिए कि ये चौक आपके पास है, एक आदमी इस चौक को अपनी तरफ खींच रहा है और एक अपनी तरफ खींच रहा है। इसमें जीत किसकी होगी? जिसकी ताकत ज़्यादा होगी, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगा पाएगा ये इलेक्ट्रॉन उसी तरफ क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। तो अगर आप अपने इस वोल्टेज सोर्स का पोटेंशियल लगातार इंक्रीज करते रहें तो इस प्लेट का पॉजिटिव चार्ज भी लगातार क्या करता रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होते 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 इतना ज़्यादा हो जाए कि ये यहाँ के एटम्स के अंदर प्रेजेंट हुए पॉजिटिव चार्ज से भी ज़्यादा ताकतवर साबित हो जाए, यानी कि यहाँ वाले जो एटम के अंदर वाले पॉजिटिव चार्ज हैं, मान लीजिए कि इस नेगेटिव चार्ज को 100 न्यूटन के फोर्स से अपने पास बांध कर रखे हुए हैं, तो आपको यहाँ वाले पॉजिटिव चार्ज को 100 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाने की पावर देनी पड़ेगी। और वो पावर हम किससे दे सकते हैं? इस वोल्टेज सोर्स से। तो हम इस वोल्टेज सोर्स को लगातार इंक्रीज करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके इस प्लेट का पॉजिटिव चार्ज इतना फोर्स जरूर लगा पाएगा कि वो एटम के अंदर के पॉजिटिव चार्ज के जो फोर्सेस हैं उनको ब्रेक कर पाए। और जैसे ही इन पॉजिटिव चार्ज के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करेगा, आपका ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से किस तरफ भागना शुरू कर देगा? इस एनोड की तरफ, यानी कि यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम जाते हुए नज़र आने लगेगी। और इसी इलेक्ट्रॉन के बीम को क्या कहा जाता है? कैथोड रे कहा जाता है। और इन कैथोड रेस को कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है? एनोड का पॉजिटिव चार्ज। ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन रेज ही जो हैं कैथोड रेस कहलाते हैं। हाईली स्पीडेड होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं और इनके पास काइनेटिक एनर्जी ह्यूज अमाउंट में होता है। इनको ये काइनेटिक एनर्जी किसने दिया है? तो इस हाई वोल्टेज सोर्स ने दिया है, क्योंकि अगर आप ये हाई वोल्टेज सोर्स नहीं लगाते तो इस प्लेट पर इतना पॉजिटिव चार्ज नहीं आ पाता कि वो इस न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन को छीन कर अपने पास ला सके। क्योंकि आपके इस हाई वोल्टेज ने इसके फोर्स से ज़्यादा फोर्स उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगाया है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन्स एटम के पॉजिटिव को छोड़कर इस वाले पॉजिटिव की तरफ मोशन करना शुरू कर देते हैं। ठीक, और आप पाएंगे कि आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते दिखेंगे तो हमारे आंखों पर इसकी एक फ्लोरेसेंस, एक चमक दिखाई पड़ती है, जिस चमक को हम लोग क्या कहते हैं? कैथोड रेस कहते हैं। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बिहाफ पर आपके कैथोड रेस का क्या है एक्सप्लेनेशन है। अगर आपसे कोई पूछता है कि कैथोड रेस क्यों डेवलप होते हैं तो आप बता सकते हैं ड्यू टू हाई वोल्टेज या ड्यू टू हाई वोल्टेज सोर्स ऑफ पोटेंशियल, या फिर यहाँ पर जो आपने पोटेंशियल का एक हाई वोल्टेज सोर्स लगा कर रखा है वो जिम्मेदार होता है यहाँ पर कैथोड रेस डेवलप करने के लिए। अगर आप भी कैथोड रेस देखना चाहते हैं तो आप एक डिस्चार्ज ट्यूब लीजिए, उसके अंदर 2 मेटालिक प्लेट्स लगाइए, उन प्लेट्स को किसी एक ऐसे सोर्स से जोड़िए जो हाई वोल्टेज डेवलप कर सके, ताकि आप इजीली इलेक्ट्रॉन को खींचकर नेगेटिव प्लेट से कहाँ पहुँचा सकें? पॉजिटिव प्लेट की ओर। ठीक, तो ये बात तो हो गई किस चीज़ की? एक्सप्लेनेशन ऑफ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन को समझ चुके हैं, यानी कि हम ये एक्सेप्ट कर चुके हैं जे थॉम्सन के अकॉर्डिंग कि आपके एटम्स के पास क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो हमें आगे जे थॉम्सन के मॉडल को भी पढ़ लेना चाहिए ताकि हम ये समझ पाएँ कि आपका नया मॉडल किस तरीके का होगा। तो अगली चीज़ जो हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में वो है आपका एटॉमिक मॉडल ऑफ जे थॉम्सन। हम एटॉमिक मॉडल्स ही पढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहला एटॉमिक मॉडल किसका देखा है?
तो वो थे जॉन डाल्टन, जिन्होंने 1805 में अपना मॉडल दिया था। लेकिन रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी के बाद डाल्टन के मॉडल को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी आपको ये सिखाता है कि एटम्स लगातार अल्फ़ा बीटा गामा के पार्टिकल्स को एमिट करने का पावर रखता है। हर एटम नहीं, लेकिन आपके नेचर में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, कुछ ऐसे एटम्स हैं जो इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं। और अगर ये चीज़ शो ऑफ हो रहा है तो डाल्टन का वो पॉइंट जहाँ वो ये बताना चाह रहे थे आपको कि एटम्स को कभी भी किसी हाल में किसी केमिकल या किसी फिजिकल फिनोमिना को लगाकर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, वो रूल यहाँ पर वायलेट हो रहा है। ठीक, तो इस रूल के अकॉर्डिंग आप डाल्टन के मॉडल को डिस्कार्ड कर एक नए मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो मॉडल है आपका एटॉमिक मॉडल ऑफ जे थॉमसन। तो एटॉमिक मॉडल ऑफ जे थॉमसन क्या क्या बताता है, ज़रा देखिए। जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में आप क्या क्या समझेंगे। एटम के एक नए फॉर्म को यहाँ पर आपको समझने का मौका मिलेगा, क्योंकि डाल्टन के मॉडल में हम लोग को इलेक्ट्रॉन जैसे किसी भी पार्टिकल की कोई जानकारी नहीं मिली थी, या डाल्टन ने हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कि आपके एटम के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जैसे लोग पाए जाते हैं। तो इस मॉडल में आपको नेगेटिव चार्ज के बारे में भी पता चलेगा, पॉजिटिव चार्ज के बारे में भी पता चलेगा। बस आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि वो पॉजिटिव चार्ज किस पार्टिकल का होता है। वो आगे के मॉडल्स में आप सीखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का होता है। डाल्टन के एटॉमिक मॉडल के बाद जो थोड़ा एडवांस मॉडल आया है वो आपके जे थॉमसन का मॉडल है। इसको उन्होंने कब दिया था? ठीक, दिस मॉडल इज गिवन इन 1904। तो 1904 में 1904 में जे थॉमसन ने अपने इस मॉडल को क्या किया था, सबके सामने रखा था, ताकि वो आपको ये बता सकें कि इन रियलिटी एटम कैसा होता है। डाल्टन जैसा सोचते थे वैसा नहीं होता है। ठीक, तो हम सबसे पहले इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। इन्होंने अपने मॉडल में कौन कौन से पॉइंट्स बताए थे उनको हम लोग लिख लेते हैं, फिर एक एक कर उन पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट है आपका देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके किसके, जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के। जे थॉमसन का पहला पॉइंट आपको क्या बताता है, एटम इज स्फेरिकल इन शेप। एटम का शेप जो होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। एटम आपको एक बॉल के फॉर्म में, आप ऐसा इमेजिन करिए कि आपको एक गेंद दिया जाए, एक बॉल दिया जाए, लेकिन वो अंदर से पूरा भरा हुआ हो, एकदम सॉलिड हो। जैसे आप एक प्लास्टिक के बॉल को ले लें तो उसको अगर आप कट कर देखेंगे तो उसके अंदर हॉलो रहता है, खोखला पार्ट रहता है। लेकिन आप ऐसे बॉल को इमेजिन करिए जो पूरा गोल हो और अंदर भी पूरा भरा हुआ मटेरियल उसके अंदर पाया जाए। ऐसा आपका क्या होता है, एटम शेप में, और इस तरीके का वो नेचर रखता है। एटम कंटेन इलेक्ट्रॉन्स विच नेगेटिवली चार्ज्ड। और आपके थॉमसन ने जो एक नया पॉइंट आपको बताया है, जो डाल्टन के मॉडल में आपको नहीं पता चल पाया था, वो ये है कि एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जिनके ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज उन्होंने कैसे प्रूव किया था, बाय द मीन्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। जब उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड से कैथोड रेज को निकाला था तो वो किस तरफ बेंड हुए थे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। और पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड होने का मतलब ये है कि आपके कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज था, क्योंकि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन के बीम होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को भी क्या माना जाएगा, नेगेटिवली चार्ज माना जाएगा। अब आप इसके बाद डिस्कशन करें अगले पॉइंट पर, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। और अगर आप एटम में इलेक्ट्रॉन को छोड़ दें तो थॉमसन का ये कहना था कि इलेक्ट्रॉन को छोड़कर एटम का बाकी का पार्ट क्या होता है, पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज होता है। और अगला पॉइंट उन्होंने बताया, एटम हैव इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, दैट इज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और अगला पॉइंट आपके थॉमसन के मॉडल का ये कहता है कि जो आपके एटम्स होते हैं उनमें जितना नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट पाया जाता है। यानी कि अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर -10 कूलम का चार्ज डेवलप कर रहे हैं तो बाकी बचा हुआ जो वहाँ पर मास है
वो वहाँ पर +10 कूलम का पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहा होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि एटम के पास टोटल चार्ज कितना होता है, 0 ही होता है, यानी कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक, तो आपके जो एटम की इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का जो पॉइंट है वो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। यह रीजन था कि आपके डाल्टन को इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव के अलावा क्या माना गया, पॉजिटिव माना गया। अच्छा, उन्होंने पॉजिटिव सोचा ही क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है यही पता था। तो फिर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के अलावा और एक पॉजिटिव चार्ज को सोचने की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो इसका मेन रीज़न यही है कि आपके जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। आप एक्सपेरिमेंट कर देख सकते हैं। मान लीजिए चॉक है, ये चॉक्स एटम से मिलकर बने हुए हैं। अगर मैं कहूँ कि एटम्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो निगेटिवली चार्ज हैं, तो इस चॉक को अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट्स के बीच में। यहाँ मैंने एक प्लेट लिया, इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया और इसको निगेटिव। तो अगर इस चॉक को मैं यहाँ बीच में रख देता हूँ, देखिए यहाँ पर रख दें, अगर ये चॉक अगर यहाँ बीच में रखा गया और अकॉर्डिंग टू थॉमसन इस चॉक के अंदर प्रेजेंट एटम्स के पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव की वजह से इस चॉक को किस तरफ मूव करना चाहिए, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। लेकिन आपको ऐसा कभी देखने को नहीं मिलेगा। इस चॉक को जब तक चार्ज नहीं दिया जाएगा तब तक ये किसी भी तरफ मूव करने वाला नहीं है। इसका मतलब ये है कि एटम्स इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो अगर आपको भी एटम की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रूफ करनी है, आप ये प्रूफ करना चाहते हैं कि एटम्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी कि एटम के पास टोटल चार्ज क्या होता है, 0 होता है। चलिए, हमने यहाँ पर मान लिया कि एक एटम है और हमें किसी ने बताया कि इसका क्यू नेट यानी कि टोटल चार्ज क्या है, 0 है। ठीक, 0 कैसे प्रूफ किया गया, बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप भी एक्सपेरिमेंट कर किसी भी मटेरियल को लेकर देख सकते हैं, आपको ये इजीली प्रूफ होकर मिल जाएगा कि आपके एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके थॉमसन ने क्या ढूंढे थे, इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए कि इन इलेक्ट्रॉन्स के माइनस चार्ज की वजह से इस एटम पर हम लोग को नेगेटिव चार्ज Q1 कितना मिल गया है, -10 कूलम। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, तो हमने मान लिया कि एटम को टोटल चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कितना मिला है, -10 कूलम का मिला है। लेकिन आप कह रहे हैं कि इसके पास चार्ज टोटल में 0 है, तो टोटल चार्ज 0 करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि इसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के माइनस चार्ज के साथ साथ आप इसके अंदर +10 चार्ज भी इमेजिन करें। अगर आप +10 चार्ज को इमेजिन नहीं करेंगे तो आप ये कभी प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो एटम की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को प्रूफ करने के लिए थॉमसन ने ये सोचा कि निगेटिव चार्ज के साथ साथ आपको एटम को क्या मानना पड़ेगा, उसके अंदर पॉजिटिव मास यानी कि पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है। तो आपका ये पॉइंट यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि एटम हैव इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। पहली बात तो यही है कि वहाँ पर उन्होंने पॉजिटिव चार्ज को क्यों इमेजिन किया, क्योंकि उनको क्या प्रूफ करना था, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रूफ करना था। और ये तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन के अलावा बचे हुए पार्ट को क्या माना जाए, पॉजिटिव माना जाए, क्योंकि प्लस और माइनस मिलकर ही क्या होंगे, 0 होंगे। तो ये बात आपके मन में क्लियर होना चाहिए। अगली बात हम लोग देखते हैं, एटम्स आर कंजर्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपका एटम हमेशा कंजर्व रहता है, यानी कि उसे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती है। जितने एटम्स आपके रिएक्शन होने से पहले थे, रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर भी आपको उतने ही एटम्स मिलेंगे। यानी कि एटम्स को आप अपने हिसाब से ना तो फॉर्म कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसके एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसे कंजर्वेशन ऑफ एटम का रूल भी कहा जाता है। इसे कंजर्वेशन ऑफ मास के फॉर्म में भी देखा जाता है, क्योंकि टोटल मास आपके रिएक्टेंट का हमेशा टोटल मास प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक, तो ये वाला पॉइंट आपको कंजर्वेशन के बारे में बताता है, यानी कि आप किसी भी नए एटम को कभी भी फॉर्म नहीं कर पाएंगे, ना ही किसी एटम को आप अपने आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उनको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आपको पिछले लेक्चर्स में मैंने इसके एग्जाम्पल देकर रखे हैं, उन लेक्चर्स में जाकर आप देख लीजिए कि कैसे एक केमिकल रिएक्शन में सब कुछ कंजर्व रहता है, टोटल अमाउंट LHS का हमेशा RHS के बराबर रहता है। ठीक, अगला आपका है एटम्स फाउंड इन अ डेफिनेट रेशो इन एनी मॉलिक्यूल। ये पॉइंट आपको डाल्टन भी बता चुके थे और थॉमसन भी बता रहे हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में एटम हमेशा एक डेफिनेट रेशो में पाए जाते हैं और वो रेशो आप कभी चेंज नहीं करेंगे। अगर वाटर के मॉलिक्यूल का फार्मूला पूछा जाए तो आप हर बार H2O ही बताएंगे, यानी कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो हमेशा फिक्स रखेंगे, 2:1।
हाइड्रोजन उसमें 2 पाया जाता है और ऑक्सीजन का एटम 1 पाया जाता है, और इस रेशो को हम कभी डिस्टर्ब नहीं करने वाले हैं। हर मॉलिक्यूल का अपना एक डेफिनेट रेशो होता है एटम्स का। और अगला पॉइंट उन्होंने बताया था कि एटम्स आर सॉलिड स्फीयर ऑफ अ पॉजिटिव मास एम्बेडेड बाय अ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। अब उन्होंने अगला पॉइंट क्या बताया, उन्होंने कहा कि एटम एकदम सॉलिड स्फीयर की तरह होता है। आप ऐसा इमेजिन कर लीजिए कि आपके पास वाटरमेलन हो और आप वाटरमेलन को अगर हाफ कट कर दें तो आपको देखने में कैसा दिखेगा, तो देखने में लगभग आप उसको इस तरीके से देख पाएंगे। ठीक, देखने में लगभग आपको वो इस तरीके का नज़र आएगा। यहाँ आपको वाटरमेलन का रेड मास नज़र आएगा और उस रेड मास के अंदर छोटे छोटे ब्लैक कलर के उसके सीड्स, तो जैसे वहाँ सीड्स होते हैं वैसे यहाँ आप किसको इमेजिन कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स को। और इन इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जो अब बचा हुआ रेड पार्ट आपको नज़र आएगा वो सब कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन्स के अलावा रिमेनिंग पार्ट एटम का कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये किसने माना है, आपके थॉमसन ने। ठीक है ना। तो अब आप आधे कटे हुए वाटरमेलन के फॉर्म में आप इसको देख पा रहे हैं। इसी रीजन से थॉमसन के मॉडल को वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। तो इन दो नामों के पीछे रीज़न यही है क्योंकि उन्होंने अपने मॉडल को इसी फॉर्म पे माना था। अब आपका आधे वाटरमेलन को जो आप काट कर रखे थे उनको एक फॉर्म में मिला दीजिए तो आपको पूरा एक सॉलिड स्फीयर नज़र आएगा और उसके अंदर रेड कलर का जो मास होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा और जहाँ जहाँ बी आपको नज़र आएंगे धसे हुए वो क्या होंगे, आपके निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये आपके जे थॉमसन का क्या था, एटॉमिक मॉडल था। जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग आपके एटम के पास ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं। एक एक पॉइंट आप क्लियर करिएगा उसके शेप के बारे में। उसके पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये उन्होंने कहाँ से ढूंढा था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से ढूंढा था। और उसके बाद उन्होंने उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज क्यों माना, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और अगर वो पॉजिटिव चार्ज इमेजिन कर नहीं चलेंगे तो वो कभी भी एटम को न्यूट्रल प्रूफ नहीं कर पाएंगे। और न्यूट्रलिटी को प्रूफ करने के लिए आपको ज़रूर मानना पड़ेगा कि जितना उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है उतना ही क्या है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज हैं। और एटम्स हमेशा केमिकल रिएक्शन में कंजर्व होते हैं। पीछे के लेक्चर्स में हमने इसको डिस्कस किया है। एटम्स फाउंड इन अ डेफिनेट रेशो, और किसी भी मॉलिक्यूल में एटम हमेशा एक डेफिनेट रेशो में पाया जाता है। और आपका एटम अगर आप पूरी तरीके से अब इमेजिन करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू थॉमसन, तो एटम दिखने में ठीक ठाक वाटरमेलन जैसा होता है। वाटरमेलन का पूरा सॉलिड स्फीयर, अंदर उसका रेड कलर का पॉजिटिव मास और सिड के फॉर्म में एम्बेडेड किए गए, उसके अंदर धसाए गए उसके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये आपके मॉडल हैं किसके, थॉमसन के। ठीक, थॉमसन के अकॉर्डिंग मॉडल के पास ये कैरेक्टर होते हैं। आप आज के लेक्चर को रिवाइज़ करिएगा। आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग रदरफोर्ड के मॉडल को देखेंगे, लेकिन उससे पहले डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हमें पढ़ना पड़ेगा। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस कैसे हुआ, कैसे रदरफोर्ड ने अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया आपके लिए, हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद रदरफोर्ड के मॉडल को डिस्कस कर आगे के लेक्चर को प्रोसीड करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं।